हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं हाजिर हूँ फिर आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू अपने नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक हमारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का पार्ट 2 आज हमें रेडी करना है और आई होप कि आज हम इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरटी एकेडमी पे हमारा टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने के पहले एक बात ये है कि जो मेरा पार्ट फर्स्ट था वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हैं। और आखिरी पड़ाव पे है तो जाहिर सी बात है कि अगर नए स्टूडेंट्स ने ये वीडियो पहले देखी है, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, तो शायद थोड़ा उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो उससे आप टेंशन मत लीजिएगा, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पार्ट। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं, जो लोग नए स्टूडेंट्स अटेंड हुए हैं, जुड़े होंगे, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि लास्ट टर्न से अभी तक क्या हुआ है। पहला तो आपका जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने इस टॉपिक को बोला था कि भाई एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं, हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। चैप्टर भले कहता है कि हम पढ़ रहे हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, लेकिन एक तरीके से वो उसकी लाइफ साइकिल है। क्या है? लाइफ साइकिल। देखिए जरा, अगर हम एक प्लांट की लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं या उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहानी चालू करी थी एक फ्लावर से। एक फ्लावर से हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर, फ्लावर के स्ट्रक्चर से, और हमने बोला था आपसे कि पूरी लाइफ साइकिल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पूरी लाइफ साइकिल 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला, बीच में देखिए हर एक चीज की ओरिजिन फर्टिलाइजेशन से होती है। आप और हम फर्टिलाइजेशन की देन है, दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं सब फर्टिलाइजेशन की देन है। तो सबसे पहले हमने एक सेंटर हब बना दिया, वो है हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन। पहला टॉपिक फर्टिलाइजेशन। अब दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के पहले जो होगा लिख देंगे, क्या लिखेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के बाद जो हो जाएगा पोस्ट लगा दीजिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। 2 इवेंट हो गए, 3 हमारे टोटल मिलकर देखें तो कहां से हुआ? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन के पहले, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे चल रहे थे, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने टॉपिक आपको बताया था कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सेकेंड हम कहां पहुंचे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बाद हमने स्टडी किया क्या? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि क्या? गैमेटोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, जहां पर हमने पॉलन ग्रेन्स बनाए, जहां पर हमने ओव्यूल का फॉर्मेशन किया, हमने वो समझा। थर्ड स्टेप पे हमने पॉलिनेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। थर्ड स्टेप पे हम पहुंच गए थे पॉलिनेशन के पास, जहां पर बने हुए पॉलन ग्रेन पहुंचते थे ओव्यूल में। पॉलन ग्रेन पहुंचते थे ओव्यूल में, वो प्रोसेस हो गया था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के आगे कहानी पढ़ी हमने, आपको एक टॉपिक बताया था कल, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हमने ये टॉपिक पढ़ डाला था भाई। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या था? पॉलन ये लैंड करते हैं स्टिग्मा पे, स्टिग्मा के बाद वो वहां तक ओव्यूल तक पहुंचते थे। हमने इस पूरे प्रोसेस को बोला था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब जब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पहुंच गए थे आगे, तो आपको बताया था मैंने, टॉपिक था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ये हमारा टॉपिक था डबल फर्टिलाइजेशन, जहां पर एक मेल गैमीट एक्सेल से फ्यूजन करता था, जाइगोट बनाता था, दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता था और क्या बनाता था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी एक मेल गैमीट फ्यूज हुआ इससे, एक्सेल से, और बनाया, क्या बना दिया? जाइगोट। इसी को हमने क्या बोला था? ट्रू फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, याद होगा आपको। अगला मेल गैमीट फ्यूज करता है किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और क्या बनाता था? वेरी गुड, और वो बनाता था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
ये बन गया था। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसी जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, जाइगोट ने क्या बना दिया, एम्ब्रियो। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाएगा, आगे बताता हूं। तो ये जो जाइगोट से एम्ब्रियो बना फ्रेंड्स, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बना, ये हमारा आ गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यही सारी थीम यही चल रही थी। आप एक लाइन से चलेंगे, सारी थीम आपको समझ में आएगी, हमें क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है। हर एक चीज एक थीम पे बेस्ड है। एक सीक्वेंस ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे तो चैप्टर जो बहुत बड़ा था कुछ नहीं है, सब सिंपल है, बस थीम पे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैंने आपको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा दिया था। एम्ब्रियो पहले ग्लोबुलर शेप में था, फिर हार्ट शेप में था, देन वो एक मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, फिर एम्ब्रियो डाइकॉट था, मोनोकॉट था, हमने ये देखा था। फिर इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि हमारा एंडोस्पर्म बन गया था। याद करिए, एंडोस्पर्म कोकोनट टेंडर वाटर, जो नारियल का पानी पीते हैं, वहां पर कैसा एंडोस्पर्म था, फ्री न्यूक्लियर, फ्री था, तभी तो लिक्विड के फॉर्म में पी लिया, न्यूट्रिशन मिल गया। हाँ, अब उसी में जब क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तो क्या बन जाता है, व्हाइट कैरनल, जो गरी हम लोग खाते हैं वो बन जाता है। तो वो कौन सा फॉर्म था, सेलुलर फॉर्म था। उस तरीके के पढ़ने के बाद यानी हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर गया, हमारा ये सब डेवलप हो गया। जब ये घटना घट रही थी, जब ये घटना घट रही थी, उस समय एक चीज और हो गई। अब वो क्या हो गया, वो हुआ ये कि जो हमारा ओव्यूल था, जो हमारा ओव्यूल था, वो कन्वर्ट हो गया सीड में। वही ओव्यूल 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, वो कन्वर्ट हो गया सीड में, और पूरी की पूरी ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जो हमें स्टडी करना है वो करना है कि व्हाट इज सीड एंड व्हाट इज फ्रूट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट, ये सारी चीजें हमें इसमें स्टडी करनी है। तो आपको मैंने थीम बता दिया, थीम क्या है, अब कैसे वर्क करना है इस पर देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक पुराना था, पीछे वीडियोस में पढ़े हुए हैं। अब ये हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज सीड, व्हाट इज फ्रूट। ओके, चलिए आते हैं पहले। सबसे पहले मैंने आपको सीड की बात जब कही, तो सीड के बारे में आप सबसे पहले ये राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, राइपेंड, राइपेंड ओव्यूल। राइपेंड ओव्यूल क्या होता है, हमारी सीड होती है। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सीड, तो आप झट से जवाब दे देंगे, एक्सक्यूज मी सर, राइपेंड, राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। ओके, चलिए वो आपकी बात समझ जाएगा। सीड तो ओव्यूल जो था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसी को हमने सीड कह दिया। जैसे कि मटर जो खाते हैं हम लोग, अभी वो जब खाते हैं उसको, तो वो सीड हो गई। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया उसमें। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो वही ओव्यूल था। ओके, तो चलिए सीड पे आते हैं। मैंने कल सीड के बारे में आपको बताया था, एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आज उस सीड के टाइप्स को देखिए। देखिए, दो टाइप के सीड हमें दिखाई पड़ रहा है। एक है हमारा सीड डाइकोटिलीडन सीड। देखिए, दो कोटिलीडन यहां पर है, 2 कोटिलीडन्स यहां पर अपीयर हो रहे हैं, इसलिए ये बन गया डाइकोट सीड। ये डाइकोट सीड दिख रहा है। यहां पर देखिए सिर्फ सिंगल कोटिलीडन दिखाई पड़ रहा है, सिंगल कोटिलीडन दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बन गया मोनोकोट सीड। तो हमारे पास 2 टाइप के सीड है, डाइकोट सीड, मोनोकोट सीड। डाइकोट में क्या है, 2 कोटिलीडन्स विजिबल हो रहे हैं। जब 2 कोटिलीडन्स विजिबल हो रहे हैं तो ये हो गया हमारा डाइकोट सीड। सिंगल कोटिलीडन विजिबल है, मोनोकोट सीड। अब देखिए डाइकोट में क्या है। डाइकोट सीड में देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बीच में, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। यहीं से किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, यहीं से एक सीड रेडिकल निकालता है। आपने देखा होगा जब कभी आप स्प्राउट्स खाते हैं, तो स्प्राउट्स में आप देखते हैं कि व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर निकलता है। वो जो बेटा व्हाइट कलर का आप स्ट्रक्चर देखते हैं, वो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर रेडिकल होता है। अगर आप उसको सॉइल में रख देंगे ना, तो आपको कुछ करना नहीं है, वो अपने आप सॉइल में चला जाएगा। बिकॉज रूट का नेचर है कि वो क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। व्हाट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म? तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब है जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ चल रहे हैं, है ना, तो पॉजिटिव हो गया। तो रूट हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ चलती है, अगेंस्ट नहीं चलती। स्टेम अगेंस्ट चलता है, रूट उसी साइड में चलती है।
तो रूट अपने आप चली आएगी, आपको डालने की जरूरत नहीं है रूट को सॉइल में, वो खुद कर ले। तो वो जो दिखता है वो यही दिख रहा है आपको, रेडिकल वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पार्ट दिखता है। पहले रेडिकल ही बनता है। रीजन क्या है? पहले रेडिकल बनने का रीजन ये है कि अगर रेडिकल नहीं बनेगा तो सीड को वाटर कहां से मिलेगा? वही रेडिकल सीड को वाटर देना चालू करता है। जैसे ही वाटर मिलने लगा तुरंत हमारा जो ये वाला पार्ट है जिसे आप कहते हो प्लम्यूल, ये प्लम्यूल डेवलप करना चालू करता है। और सबसे पहले ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि ग्रीन अगर लीफ बन गई तो फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगा, प्लांट का खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब प्लांट का फूड बनना स्टार्ट, एनर्जी बनना स्टार्ट, एनर्जी बनना स्टार्ट, तो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। तो यहाँ पे 2 कोटिलिडन्स थे, डाइकॉट था। आपने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एपिकॉटिल है, दूसरा हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल ऊपर की तरफ होता है, याद रखिएगा, दिमाग आपको कंफ्यूज करेगा। एच लग गया हाई तो दिमाग में हाई मतलब ऊपर की तरफ, नहीं, उल्टा सोचना है। हाई लग गया तो इनको नीचे रखो भाई साहब। वो हाइपोकॉटिल नीचे साइड होता है, एम्ब्रियोनल एक्सेस का नीचे का जो टाइप पार्ट देख रहे हैं वो हाइपोकॉटिल होता है, और अपर साइड का जो पार्ट है ये एपिकॉटिल। एपिकॉटिल ही बनाता है प्लम्यूल को। प्लम्यूल जो बन रहा है वो हमारे एपिकॉटिल से बन रहा है, और हाइपोकॉटिल से बनता है रेडिकल। तो जो प्लम्यूल बन रहा है वो एपिकॉटिल से बन रहा है, प्लम्यूल ही रूट सिस्टम बनाएगा। जो हमारा हाइपोकॉटिल है ये रेडिकल बनाएगा, रेडिकल हमारा रूट सिस्टम बनाएगा। आप देखते हैं एक एक्स्ट्रा लेयर दिख रही है आपको, ये एक्स्ट्रा लेयर आपको दिखाई पड़ रही है। ये जो एक्स्ट्रा लेयर आप देख रहे हैं बेटा, इस लेयर को हम बोलते हैं क्या? सीड कोट। ये सीड कोट कहां से आ गया? देखिए, आपने जब मेरे से ओव्यूल पढ़ा हुआ था तो याद करिए, उस ओव्यूल में इंटेगुमेंट्स हुआ करते थे। याद आया कुछ? इस ओव्यूल में इंटेगुमेंट्स होते थे। इंटेगुमेंट्स यानी जो लेयर होती थी सराउंडिंग की, ये वही इंटेगुमेंट्स ही है, क्योंकि भाई ओव्यूल ही तो सीड बन गया है। तो ओव्यूल जो सीड बन गया है तो ओव्यूल के सराउंडिंग की जो लेयर थी, जो इंटेगुमेंट्स थी, अब उसको हम यहाँ पर सीड कोट नाम देते हैं। क्लियर? तो देखिए सब कुछ वही है। अब ओव्यूल था, ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स, यहाँ पे सीड कोट हो गया। इसी ओव्यूल के नीचे इस जगह पे जाइगोट था, वही जाइगोट बना रहा क्या? एम्ब्रियोनल एक्सेस। वही जगह बन रहा है रेडिकल, प्लम्यूल, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल। ठीक है? अब देखिए यहीं पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। सीड में एक जगह पे पोर होता है, इस जगह पे टाइनी पोर। टाइनी पोर होता है, तो टाइनी पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। उस टाइनी पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब ये वही माइक्रोपाइल है जहां पर ओव्यूल का इंटेगुमेंट्स इनकम्प्लीट होता था, यही पर तो हम माइक्रोपाइल कहते थे। वही माइक्रोपाइल ये भी है, जिस जगह पे यहाँ इंटेगुमेंट्स कंप्लीट था उसी जगह पे यहाँ सीड कोड इनकम्प्लीट होता है। इसी सीड कोड जहां इनकम्प्लीट है, यहीं से वाटर जाता है प्लांट में। जब सीड आप डाल देते हो पानी में तो सीड के अंदर रेडिकल तो भाई बाद में डेवलप होता है। सीड के अंदर जो वाटर जाता है वो वाटर जाता है इसी माइक्रोपाइल से। तो इसका फंक्शन है कि माइक्रोपाइल से वाटर जाएगा। जैसे ही वाटर जाता है, सवाल आता है सर ये वाटर क्यों डाल रहे हैं? देखिए, वाटर से उसको बहुत तगड़ा न्यूट्रिशन भी तुरंत मिलता है। वाटर से वो अपने जो स्टार्च है उस स्टार्च को डिसॉल्व कर देता है। जब वाटर से स्टार्च डिसॉल्व होती है तो ग्लूकोज के फॉर्म में आती है, और वो ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन होकर के रिएक्शन चालू होती है और एनर्जी चालू रहती है, तब रेडिकल बनता है। इसलिए वाटर जरूरी है सीड के लिए। क्लियर? तो ये तो हमारा डाइकॉट सीड था। अब आ जाइए मोनोकॉट सीड। बोर्ड के एग्जामिनेशन में डाइकॉट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मोनोकॉट सीड है। सीबीएसई के लिए ये क्वेश्चन इसके कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट देखिए, मोनोकॉट में जैसे आप सीड कॉट बोल रहे हैं ना, मोनोकॉट में इस लेयर को पेरिकार्प कहते हैं। मोनोकॉट में इस लेयर को पेरिकार्प कहते हैं। देखिए यहां पर आपको एंडोस्पर्म दिखाई पड़ रहा है, ये जो है एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म के पास बात करें, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ। ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये येलो कलर की जो लेयर देख रहे हैं, इस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन। थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्यूरोन प्रोटीन रिच लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर।
इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो सराउंडिंग में जो आप देख रहे हैं सेल्स की एक लेयर चली जा रही है, इस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन। और इस एल्यूरोन की खास बात क्या है, तो इस एल्यूरोन ये जो है ये प्रोटीन रिच लेयर है। प्रोटीन बहुत अच्छी बनी भाई, शायद इसीलिए हम लोग जो ये मेस के कॉर्ड होते हैं हम लोग खाते हैं, प्रोटीन बहुत अच्छी होती है उसमें। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए एंडोस्पर्म के जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हैं टर्म लिखा हुआ है इन्होंने स्क्यूटुलम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, जो टर्म लिखा है स्क्यूटुलम, ये स्क्यूटुलम है क्या, ये स्क्यूटुलम हमारा कॉटिलीडन है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉटिलीडन था, है ना, क्या लिखा है कॉटिलीडन, जैसे ये कॉटिलीडन था, यहाँ मोनोकॉट में हम कॉटिलीडन नाम ना दे करके हम कहते हैं स्क्यूटुलम। तो ये क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मोनोकॉट सीड में हम कॉटिलीडन को क्या बुलाते हैं, तो मोनोकॉट सीड में हम कॉटिलीडन को स्क्यूटुलम बुलाते हैं। क्लियर, आगे आ जाइए। अब देखिए स्क्यूटुलम में हमारा देखिए प्लम्यूल जैसे वहां होता था, प्लम्यूल वैसे देखो यहाँ पर है, वैसे वहां होता है। रेडिकल भी देखिए दोनों चीजें हैं, प्लम्यूल से भाई वुड बनेगा, रेडिकल से वुड बनेगा। लेकिन खास बात क्या है, यहाँ जो हमारा प्लम्यूल होता है ये प्लम्यूल कवर्ड है एक स्ट्रक्चर से जिसे आप बोलते हैं कोलियोपेटाइड। जिसे क्या बोल रहे हैं हम, प्लम्यूल कवर्ड है एक स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर ब्राउनी कलर का स्ट्रक्चर देख रहा है, ये हमारा कोलियोपेटाइड। एंड रेडिकल भी देखिए कवर हो रहा है एक स्ट्रक्चर से, रेडिकल जो कवर हो रहा है स्ट्रक्चर से ये वाला पार्ट, ये कोलियोराइजा। आपसे मैं पूछ सकता हूँ कभी क्वेश्चन, या कभी बोर्ड पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाई प्लम्यूल किससे कवर्ड होता है मोनोकॉट सीड में, तो प्लम्यूल कवर्ड होगा कोलियोपेटाइल से। मैं कोलियोपेटाइल भी कह सकता हूँ, लेकिन कोलियोपेटाइल बार बार क्यों कह रहा हूँ, पी ले रहा हूँ बार बार, बिकॉज एक टाइम आएगा जब आप भूल जाएंगे कोलियोपेटाइल प्लम्यूल कवर कर रहा है कि यार रूटू कवर कर रहा है, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी कंफ्यूजन होती थी इस पे। तो इसके लिए मैंने एक चीज समझ ली थी, देखिए पी फॉर प्लम्यूल, पी फॉर देखिए पेटाइल आ रहा है, यहाँ पे कहीं पी टर्म नहीं है, यानी कि कोलियोपेटाइल पी से पेटाइल, पी से प्लम्यूल मैच करना है वहां पे। देखिए रेडिकल है, रेडिकल में देखिए राइजा है, रेडिकल एंड राइजा, तो आर से रेडिकल, आर से राइजा, पी से प्लम्यूल, कोलियोपेटाइल। ऐसे आपने थीम बनाकर के इसको रन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे तो हमारा आया एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे देता हूं मैं, कि क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज पेरिस्पर्म, व्हाट इज पेरिस्पर्म। यहाँ ये कुछ सीड्स है, बढ़िया बढ़िया सीड्स दिखा रहे हैं, मैंने आपको पेरिस्पर्म दिखाने की कोशिश की। पेरिस्पर्म है क्या बेसिकली अभी बताता हूँ, देख लीजिए एम्ब्रियो है, फूड स्टोरेज ये हमारा है, ये देखिए कॉटिलीडन है रिमूव, और ये देखिए सीड कोट है। जब हम लोग इससे हम लोग बीन्स सीड खाते हैं, है ना, सोयाबीन की सीड्स, तो आप देखिएगा उसको जब आप सोक करता है वाटर, तो आप उसके आउटर मोस्ट लेयर को निकाल सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट से लेयर निकल जाती है बाहर। तो वो जो ट्रांसपेरेंट से लेयर निकल रही है वो सीड कोट थी। या मम्मी कभी हम लोग के दही बड़ा बना रही है, दही बड़ा बनाने में जो निकाल के फेंकते हैं उसको बाहर छिकले जैसा, वो सीड कोट होता है। वही सीड कोट देखिए क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। पेरिस्पर्म क्या, occasionally in some seeds like black pepper, beet, remnants of nucellus, remnants of nucellus are also persistent, it is called perisperm। इन भाई साहब का ये कहना है कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर या बहुत से ऐसे सीड्स हैं जिनके सीड्स में चिपका रह जाता है उनका न्यूसेलस। अब सवाल आता है न्यूसेलस कहाँ से आ गया, अरे याद करो वो दिन यार जब मैंने ओव्यूल बताया था, तो मैंने बोला था जिस टिश्यू से फॉर्मेशन होता है पूरे इंटेगुमेंट्स का उसे न्यूसेलस कहा करते थे। और कह रहा है जब किसी सीड में न्यूसेलस बचा रह जाए, खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ओव्यूल तो अब चेंज होकर के सीड बन गया ना, ओव्यूल तो चेंज होकर के सीड बन गया ना, तो हर चीज खत्म हो जानी चाहिए, चलाजा खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन कह रहा नहीं, न्यूसेलस का अगर पार्ट सीड पे बचा रह जाए, अगर न्यूसेलस का पार्ट सीड पे बचा रह जाए, तो ऐसे हम सीड को क्या बोलेंगे, उस लेयर को क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। भाई न्यूसेलस तो कह नहीं सकते, क्योंकि न्यूसेलस तो न्यूसेलस रहा नहीं ना, क्योंकि अब तो ओव्यूल नहीं रही, वो तो बन गया सीड, सारे टर्म भी चेंज हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर न्यूसेलस बचा रह जाता है तो हम उस लेयर को बोलेंगे क्या, पेरिस्पर्म। आई होप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रखा है, इसको रन कर लीजिएगा। तो क्या है, सम सीड्स ब्लैक पेपर रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो परसिस्टेंट। हमारा जो न्यूसेलस है ये हमारे सीड में बचा रह जाता है, इसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। फिर वही चीज है, इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, यू नो दैट, मैंने बताया इंटेगुमेंट्स हार्ड होता है जो हमारे सीड के कोट को बनाता है।
इट हैज ए स्मॉल पोर माइक्रोपाइल। मैंने बोला था कि जब ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स में पोर था, इनकम्प्लीट था, वहां माइक्रोपाइल कहते थे, तो यहाँ पर भी माइक्रोपाइल हो गया। माइक्रोपाइल थ्रू विच ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन कर रहा होता है, अब जर्मिनेशन का कॉमन मतलब ये है फ्रेंड कि जब आप सीड को डाल देते हैं तो सीड जब रेडिकल बनाना चालू करता है, इसे ही आप कहते हो जर्मिनेशन। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को दुनिया में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हर एक चीज के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए एनर्जी चाहिए, तो आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी के लिए दो चीजें हम एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है, वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और यहाँ प्लांट्स के लिए देखिए ऑक्सीजन एंड वाटर। जैसे ही अंदर पहुंचा, वाटर ने डिसॉल्व किया स्टार्च को, ग्लूकोज बना दिया। जैसे ग्लूकोज बना नहीं, ऑक्सीजन आ गया, और आपने अच्छे से पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी बनना चालू, काम चालू, प्लांट अपना फूल बनाना चालू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज आया है, कुछ वायबिलिटी पे बेस्ड हमारा पेज है। वायबिलिटी मतलब सीड तो बन गया, अब सीड कितने दिन तक जिंदा रहेगा, कितने दिन तक जिंदा रहेगा। हर एक सीड की अपनी अलग वायबिलिटी है। वायबिलिटी मींस जिंदा रहने की क्षमता, कितना वायबल है। पता चला आपने देखिए से आम खाए, अभी रेनी सीजन आने वाला है, रेनी सीजन में आप आम खाते हैं, उसके सीड को फेंक देते हैं, सीड अगर सॉइल सही साथ मिल गया तो वहां से प्लांट जनरेट कर देता है। तो हो सकता है कोई सीड 2 दिन में ही, 2 ही दिन उसकी वायबिलिटी हो, कोई सालों साल, कोई सैकड़ों साल लगता है वायबिलिटी। आइए देखते हैं कैसे रखते हैं वायबिलिटी। In a few species the seeds lost viability within a few months। कुछ महीने में उनकी वायबिलिटी टाइम। बट डरने वाली बात नहीं, सीड्स ऑफ मैनी स्पीसीज लिव फॉर सेवरल इयर्स। कई सालों तक सीड्स पड़े रहेंगे, आप उनको बोइए, शोन करिए, एक नया प्लांट कीजिए। Some seeds can remain alive for hundreds of years। वाह क्या बात है, hundreds of years, सैकड़ों साल। जैसे एग्जांपल ल्यूपाइन, एग्जांपल याद रखें। कभी कभार बोर्ड, जैसे इस बार के एग्जामिनेशन में बोर्ड ने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे जो हम सोच नहीं सकते थे। ऐसे कुछ पॉइंट टू पॉइंट मैं इसीलिए एनसीईआरटी के यहाँ पे लाइन टू लाइन को क्लियर रखता हूँ, जिससे कि आप उस लाइन, देखिए पूरा पेज आप पढ़ने से बढ़िया मेरे नोट्स पढ़ेंगे। ये नोट्स उस पेज की समरी है, इस चीज को याद रखिएगा। इसलिए जो पॉइंट मैं यहाँ बता दूं वो लर्न करें, बहुत आपको बुक एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। The oldest is the lupine from Arctic tundra. The seed remained and flowed after an estimated record of 10,000 years of dormancy। सवाल आया सर डॉर्मेंसी क्या चीज है, तो यहां पर एक क्वेश्चन बना लो, डॉर्मेंसी क्या है। डॉर्मेंसी तो डॉर्मेंसी क्या है, जो इनकी एबिलिटी है। आपने सीड बनाया, हमने क्या ऊपर वाले ने बनाया, सीड बना, उस सीड को आपने सॉइल में डाल दिया। आप सब कुछ दे रहे हैं उसको, आपने सॉइल दिया, आपने वाटर दिया उसको, लेकिन उसको अगर सोन करना था हफ्ते भर में, तो वो आगे बढ़ गया, 2 महीने लग गए। ये जो 2 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड लेंगे ना फ्रेंड्स, यही होता है डॉर्मेंसी। मींस इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड। नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड इज नोन एज डॉर्मेंसी। सीड का इनएक्टिव हो जाना, सीड का इनएक्टिव रहने का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन है हमारा क्या, डॉर्मेंसी। कह रहे हैं भाई 10,000 ईयर की डॉर्मेंसी रखते हैं, 10,000 साल बहुत हो गया, कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड ऑफ द डेट पाम। आप डेट पाम याद रखें, जो बॉटेनिकल नेम लर्न ना करें, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहें तो लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज कॉमन नेम से काम चल जाएगा। 2000 years old viable seed of the date palm discovered during the archaeological excavation of the King Herod's Palace। किंग हेरोड्स पैलेस के पास चल रहा था हमारा क्या, एक आर्कियोलॉजिस्ट का सर्वे चल रहा था फॉसिल्स को देखने के लिए। उसी सर्वे में मिला हमें क्या, 2000 ईयर पुराना वायबल सीड। वायबल मतलब सोन कर सकते हैं उसको, फॉसिल्स नहीं मिला है, सोन करेंगे। डेट पाल्म था एक। पाल्म ट्री क्या होती है, आप तो देखे होंगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के पास या स्कूल कॉलेजेस में बड़े बड़े खजूर जैसे पेड़ होते हैं, वो पाल्म की स्पीसीज होती है। तो वैसा ही डेट पाल्म इनको मिला 2000 साल पुराना। क्या बात है, चलिए आगे चलते हैं। ओहो, सीड तो हुआ खत्म, अब आ गया है हमारा फ्रूट। सीड के बारे में जो बताया पढ़ लीजिएगा, डाइकॉट, मोनोकॉट सीड, सीड से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन बताया, डॉर्मेंसी क्या है, ओके, जर्मिनेशन कैसे हुआ। फ्रूट
काफी सुंदर फ्रूट लग रहे हैं देखने में, मैंने रखे भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको अच्छे से दिखाई पड़े। देखिए फ्रूट्स के बारे में सबसे पहले द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, मैंने बताया था राइपेंड ओवरी। राइपेंड क्यों बोलते हैं? राइपेंड का मतलब पक जाना नहीं है, राइपेंड टर्म लगा रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के। तो राइपेंड ओवरी या ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, हमारी ओवरी किसमें डेवलप होता है? फ्रूट में डेवलप होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, देखिए वही चीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे भी। सीड से ओव्यूल से सीड बना नहीं, उधर ओवरी से फ्रूट बना नहीं, सब कुछ वही है। अगर देखें तो हम एक फ्लावर को लगभग ऐसे बना दे रहे हैं, साइड में एक फ्लावर हमने बनाए थे स्टार्टिंग में, तो कुछ ऐसा फ्लावर हमारा गया था एंथर स्टिग्मा स्टाइल करके। तो फ्रेंड्स क्या इसी के अंदर हमारी ओव्यूल थी। अब हुआ क्या, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं कि ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट हट गया, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा ओवरी फ्रूट बन गया, अंदर जो भरा हुआ चीज ये सीड बन गया। जैसे गुआवा खाते हैं तो जो खा रहे हैं वो ओवरी है, जो सीड है वो उसका ओव्यूल था। कभी कभी कोई लोग पूछ लेते हैं कि भाई एक प्लांट में लगभग 10 ओव्यूल्स थे, तो बताइए आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसमें सीड्स कितने हो जाएंगे? तो कॉमन सा आंसर आपने मन में ले लिया होगा, आंसर आ गया होगा, अरे 10 ओव्यूल्स है, यही ओव्यूल्स तो सीड बनाएंगे। तो भैया 10 ओव्यूल्स है तो 10 सीड्स बनाएंगे। चलिए फ्रूट्स में हम आ जाए अगर, तो फ्रूट की बात करें, फ्रूट की जो लेयर होती है, देखिए अभी फ्रूट कैसे बना डेफिनेशन तो क्लियर है, अब फ्रूट की लेयर की बात करते हैं। जैसे कि सीड के सराउंडिंग सीड कोट हुआ करता था, ऐसे फ्रूट के सराउंडिंग जो लेयर होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट के सराउंडिंग जो लेयर उसे बोलेंगे पेरिकार्प। पेरिकार्प कुछ ऐसे समझिएगा, पेरी का मतलब पेरीफेरल, पेरीफेरल का मतलब सराउंडिंग में, क्योंकि अभी बहुत जगह आपको कार्प मिलेंगे, एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, है ना। तो कार्प तो सब में रहा कॉमन, लेकिन पेरी याद रखिएगा, पेरी मतलब पेरीफेरल रीजन्स, यानी जो सराउंडिंग में पूरे फ्रूट को कवर कर रहा है वो हमारा पेरिकार्प है। तो एक पेरिकार्प के 3 लेयर्स हो गई। इसको बताने से पहले मैं आपको खुद समझाऊं, जब आप मैंगो खाते हैं तो मैंगो का ऊपर वाला जो छिलका है वो हटाया, जो हटाया ना आपने वो था आपका एक्सोकार्प, या इसी को हम बोल सकते हैं एपिकार्प, पहली लेयर एपिकार्प हटाई। आप खाते क्या उसका? वही जैसे आपने छिलका हटाया नहीं, फ्लैशी पार्ट खाते हैं, गूदे जाने वाला पार्ट खाते हैं, जो फ्लैशी पार्ट खाते हैं वो होता है मीजोकार्प, वो हो गया मीजोकार्प। और जब आप उसको भी निपटा डालते हैं तो आती है उसके सीड का कोड, बड़ा हार्ड एंड ऐसे बोलते हैं कॉमन टर्म में गुठली। तो जो सीड का कोड होता है, वो जो लेयर देख रहे हैं हार्डन लेयर, वो लेयर होती है एंडोकार्प। मैंगो को याद रखिए सारी लेयर मजबूत है, पहला हटाया पेरिकार्प, क्या गया? मीजोकार्प, मीजोकार्प खाया, क्या गया? एंडोकार्प, इंटरनल से बना है एंडोकार्प, एंडोकार्प पहुंचे। अब उस जब एंडोकार्प को हटा देंगे ना बेटा, तो आपको सीड दिखाई पड़ेगा मैंगो का, और वो सीड डाइकॉट सीड होगा। वही लेयर ये भी बता रहे, कोई नई चीज नहीं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। प्यारे प्यारे फ्रूट है, देखिए ये लाल रंग वाला गुआवा है, हमारे ऑरेंजेस है, वो मैंगो तो रखा ही है साइड में, ठीक है। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी लाइक गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और ड्राई ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये भी क्या है? फ्रूट्स है, ये ड्राई है। क्यों? क्योंकि भाई हार्मोनल चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो बात ये है बेटा कि ओवरी वही ओवरी है जो फ्रूट्स आज बन गए, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस के बाद जो लेयर है हमारी मीजोकार्प या एपिकार्प या एंडोकार्प, इनमें फ्लैशी आ जाता है, ये फ्लैशी हो जाते हैं, जूसी हो जाते हैं, जिसको हम इंसान बड़े चाव से खाते हैं। तो देख लो हम लोग क्या खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। फ्रूट्स क्या है, उसका बेचारे का एम्ब्रियो निपटा दिया पूरा। तो फ्रूट्स के बारे में इतना ध्यान रखिए, 3 लेयर्स। फ्रूट्स बना कैसे? तो राइपेंड ओव्यूल फ्रूट्स होता है, फ्रूट की जो ओवरऑल लेयर है क्या है? पेरिकार्प, पेरीफेरल से अटैच करना है पेरिकार्प, और उसके 3 पार्ट हुए एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। आगे बढ़ते हैं, फ्रूट से रिलेटेड कुछ और जानकारी। वाह वाह, फ्रूट्स भी है, अब इनके टाइप्स भी आ गए हैं। फ्रूट के टाइप्स आ गए हैं, और हमने फ्रूट के टाइप्स के 2 पार्ट कर डाले। क्या कर डाले? अभी तक मैं गाना गा रहा हूं कि फ्रूट्स क्या है? राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। लेकिन बहुत से ऐसे फ्रूट हैं जो ओवरी से डेवलप नहीं हुए, वो ओवरी से नहीं, वो ओवरी को छोड़ करके किसी और पार्ट से डेवलप हो गए, तो हमने उसको बोल दिया है फॉल्स फ्रूट। तो फ्रूट्स के हमने 2 टाइप कर दिए फ्रेंड्स। फर्स्ट हो गया ट्रू फ्रूट एंड अनदर वन इज फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स क्या है? इन दिस फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी। ये देखिए
अलग से मार्क है। डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, केवल ओवरी से डेवलप है, केवल ओवरी से डेवलप है, तो ये है हमारा ट्रू फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट में क्या कह रहा, ओवरी से नहीं थैलेमस से डेवलप हो गया। अब ये थैलेमस क्या है माय डियर, तो थैलेमस क्या होता है आपका दिखाता हूं आपको इस डायग्राम में। आपने जब देखा है किसी फ्लावर को, तो मैं ऐसे ओवरी बनाता हूं और ओवरी के नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर नीचे है, जो बेस पार्ट है जिसने पूरे फूल को संभाला हुआ है, उसे बोलते हैं थैलेमस, इसे बोलेंगे थैलेमस। और इसी को हमने लिखा है कई जगह पर रिसेप्टिकल। क्या राइट किया है, रिसेप्टिकल, या तो थैलेमस बोल दीजिए या तो रिसेप्टिकल बोल दीजिए। तो अब ओवरी फ्रूट नहीं बना रहा, ओवरी फ्रूट नहीं बना रहा, फ्रूट बना रहा रिसेप्टिकल। सीड वीड सब मौजूद होंगे ओवरी के पास, लेकिन जो खाने वाला पार्ट हो गया वो रिसेप्टिकल हो गया हमारा। जैसे देखिए खाने वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो देखिए फास्ट फ्रूट में हमारा एप्पल आ गया। एप्पल में देखिए थैलेमस वाला पार्ट, ये थैलेमस है, हम थैलेमस ही खा रहे हैं, हम थैलेमस खा रहे हैं, सीड बेचारे इसके यहाँ पर। ये स्ट्रॉबेरी देखिए, स्ट्रॉबेरी भी उसी में है, हम इसका थैलेमस खा रहे हैं, सीड तो स्ट्रॉबेरी आपने देखा होगा बाहर ही लगे होते दिखते हैं सीड्स। ओके, और इधर देखें तो हमारे पास कैश्यू नट भी है, भी देखिए यहाँ पर फ्लावर का ये ओवरी वाला पार्ट था और ये हम जो यूज कर रहे हैं इसका। अच्छा, तो इस तरीके से फॉल्स फ्रूट क्या हुआ, हम थैलेमस का एग्जांपल देख लीजिए, आपको क्लियर करना है कि टाइप्स ऑफ फ्रूट में दो टाइप के फ्रूट हो गए, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स बन रहे हैं ओनली ओवरी से जनरेट हो रहा है, जबकि फॉल्स फ्रूट थैलेमस से या कह सकते हैं ओवरी के अलावा अदर पार्ट से। चलिए फ्रूट का मामला तो यहीं पे खत्म होता है। थोड़े से फ्रूट्स में अब जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा वो है पार्थिनोकार्पी। आपसे पूछेगा व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। अब देखिए 1 मार्क वाले भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, 1 मार्क के, चैप्टर बहुत आखिरी पे चल रहा है। 1 मार्क्स वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2-3 यहाँ पर, देखिए ध्यान से मैं टॉपिक बताता चलूंगा। पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। अभी तक आपसे मैंने एक चीज कही थी कि जो हमारा ओवरी होता है, ये ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी है कि कुछ प्लांट हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स बन जाता है। जब ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, खुद में ही वो बन गया, किसी भी पॉलन ग्रेन की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और ये जो नेचुरल फिनोमेना है, इस फिनोमेना को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो टर्म है पार्थिनोकार्पी और उससे जो फ्रूट बनेगा वो फ्रूट है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल बनाना होगा। इनकी एक खास बात मैं बताता हूँ आपकी, इन फ्रूट्स की खास बात क्या होगी, इन फ्रूट्स के जो सीड होंगे ना डियर, या तो सीड होंगे नहीं, यानी हम कह सकते हैं ये सीडलेस होंगे या फिर नॉन वाइएबल सीड होंगे। नोट कर लीजिए, नॉन वाइएबल सीड। ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो गए, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हमारे क्या होंगे, सीडलेस होंगे या फिर नॉन वाइएबल होंगे। नॉन वाइएबल मींस इस सीड को अगर आप बो भी देंगे तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ऐसे सीड को हम बोलते हैं फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये जो हमारा नेचुरल फिनोमेना है ये है पार्थिनोकार्पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। 3 क्वेश्चन मैंने बोले थे, पहला क्वेश्चन पार्थिनोकार्पिक पे जाएगा, दूसरा क्वेश्चन एपोमिक्सिस पे, तीसरा क्वेश्चन पॉलीएम्ब्रियोनी पे। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट याद रखना क्या था, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब जरा देखिए आप कंफ्यूज होने वाले हल्का सा एपोमिक्सिस पे, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। कहते हैं एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब आप फ्रूट बना रहे थे विदाउट फर्टिलाइजेशन तो था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या पार्थिनोकार्पिक। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन, वही टर्म याद रखना है, विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं लगेगा, लेकिन अब आप बना क्या रहे हैं, सीड्स बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड्स कब बनता है, फर्टिलाइजेशन तो बनता था फ्रेंड्स, भूल गए क्या, ओव्यूल के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, और जब ओव्यूल में डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तो वो सीड में कन्वर्ट हो गया था। तो अब कह रहा है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का बन जाना, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का जब बन गया हमारा, तो उसको हम टर्म को नाम दे दिया एपोमिक्सिस। क्या नेम दे दिया, एपोमिक्सिस। याद रखिएगा आपको, सब कुछ वही रखना है, बस यहाँ पर विदाउट भी वही रखना है, बस सीड लगा देना है। फॉर्मेशन ऑफ
वहां फ्रूट था विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सीड बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, टर्म हो गया एपोमिक्सिस। एग्जांपल देख ले तो एस्टेरेसी ग्रासेस। एस्टेरेसी का मैं बता दूं, ग्रासेस जो भी हमारी ग्रासेस फैमिली होती है, हमारा जो ग्रासेस नॉर्मल आपके फील्ड्स में होती हैं वो ग्रास फैमिली है हमारी, मोनोकॉट प्लांट आते हैं, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टर्म याद रखिए, आपसे पूछ सकता है इस टर्म को कि नेम द फिनोमेना फ्रॉम वेयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों एसेक्सुअल है? क्योंकि कहीं पर इसने फॉरेन गेन का यूज नहीं किया, कहीं पर इसने फर्टिलाइजेशन नहीं किया, तो एक तरीके का एसेक्सुअल ही हो गया, लेकिन मिमिक कर रहा है। मिमिक का मतलब मिमिक्री जैसे होती है, उसकी नकल उतार रहा है। किसकी नकल उतार रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल उतार रहा है। तो एपोमिक्सिस क्या कर रहा है? मोड है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मतलब लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन आपको पहले बताया जा चुका है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा तो काहे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यार? ये तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना। तो ये दो लाइन याद रखिएगा जहाँ पे ये एपोमिक्सिस है और ये मिमिक कर रहा है। अगला टॉपिक चलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या है पॉली एम्ब्रियोनी? तो डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक। देखिए पॉली एम्ब्रियोनी के पहले वो आपको बताना चाह रहा है कि क्यों एपोमिक्टिक सीड बने, कैसे बने। याद करिए ओव्यूल में जब मैं आपको स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा था तो मैंने बोला था कि ओव्यूल एक गैमीट का है, अंदर बना हुआ एक फीमेल गैमीटोफाइट है, और फीमेल गैमीट है तो हर जगह क्रोमोसोम हैप्लॉइड होंगे, बोला था ना, हर जगह क्रोमोसोम हैप्लॉइड, यानी जो एग सेल थी वो हैप्लॉइड थी। सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो तो दो लोग पहले से मौजूद थे वहां पे, एन और प्लस एन करके। ये कहता है कि इसको अगर एक न्यूक्लियस मिल जाता, भाई गैमीट्स क्या दे रहे हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम? गैमीट्स को अपना न्यूक्लियस तो देता है मेल गैमीट्स को, और जैसे न्यूक्लियस मिलके दो न्यूक्लियस हो गया, ये कंप्लीट हो गया इसका जीन। जैसे जीन कंप्लीट हो गया फिर डेवलपमेंट चालू कर दिया। भाई हमारे स्पर्म से एक स्पर्म अगर ओवम से फ्यूजन ना करे तो बेबी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि स्पर्म अधूरा है, स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर हाफ है अभी, उसको पूरा होने के लिए ओवम की जरूरत पड़ती। जैसे ओवम उसको दे देती है अपना क्रोमोसोम, दोनों कितने हो गए? 23 पेयर। जैसे 23 पेयर जाइगोट डेवलप होना चालू, बेबी बनना स्टार्ट होता है। ऐसे यहाँ पर तो यहाँ पर कह रहा है मेल गैमेट लिया ही नहीं, उसने सेल्फ की सेल से कर लिया फ्यूजन। सेल्फ की सेल के बगल में सिनर्गिड सेल थी, उसी से जुड़ गया इसका न्यूक्लियर और ये जाइगोट बन गया। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो गया। वही बताना चाह रही है एनसीईआरटी हमारी। इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड egg cell is formed without reduction division and develops into a embryo without fertilization। एक कंडीशन ये बता रही है क्या कि रिडक्शन डिवीजन हुआ ही नहीं। जो एग बनता है रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस से डिवीजन के थ्रू बनता था, 1 सेल से 4 सेल बनती थी और 4 कैसे थे? हैप्लॉइड। तो कह रहा है यहाँ पर जो एग बनी है वो एग में रिडक्शन डिवीजन ही नहीं हुआ है, क्रोमोसोम हाफ ही नहीं हुए। क्रोमोसोम हाफ ही नहीं है तो ऑलरेडी फुल है, और फुल है तो वो जाइगोट बना देगा। दूसरी कंडीशन ये बता जो मैंने बताया कि न्यूसेलर की सेल्स क्या कर देती है? फ्यूजन कर दिया एग सेल से, उन्होंने डिप्लॉयड होकर के क्या बना दिया? हमारा एक फ्रूट बना दिया। तो एपोमिक्सिस सीड का मतलब था क्या? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब कहीं से फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, ये खुद डिप्लॉयड हो गई एग सेल, रिडक्शन डिवीजन ही नहीं हुआ, मियोसिस डिवीजन ही नहीं हुआ। मियोसिस डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, अब मियोसिस हुआ ही नहीं है तो क्रोमोसोम नंबर फुल थे, इन्होंने अपना बना दिया एक सीड। यही सीड हो गया एपोमिक्टिक सीड। अब कई सारी स्पीशीज हैं जहां पर उसकी न्यूसेलर से सराउंडिंग के एम्ब्रियो सेक से डिवाइड होकर के कई सारे छोटे 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 क्या बना दे रही है? एम्ब्रियो बना देते हैं। देखिए पढ़िए, इन मैनी स्पीशीज लाइक दैट सिट्रस, मैंगो वैराइटीज, सब न्यूसेलर सेल्स। न्यूसेलर सेल्स क्या होती है? जहां से मैंने बताया था, जैसे कि यही न्यूसेलर सेल पेरिस्पर्म बना रहा था, ये मैं रिवाइज कर देता हूं बार-बार, यही न्यूसेलर पेरिस्पर्म बना रहा था। यही न्यूसेलर सेल क्या कर रहा है? सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक डिवाइड protrude into the embryo sac to form embryos। अभी तक एम्ब्रियो तभी बन रहा था जब क्या हो रहा था? हमारा एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूजन करके जाइगोट बना रहा था, वही जाइगोट एम्ब्रियो बनाता था। कह रहा है जाइगोट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कह रहा न्यूसेलर की सेल्स घुस गई एम्ब्रियो सैक में, न्यूसेलर की सेल घुस करके वो खुद ही उससे फ्यूजन करके ढेर सारे एम्ब्रियो बना दे रही है। यानी जब मोर देन 1 एम्ब्रियो हो गया तो ये घटना हो गई पॉली एम्ब्रियोनी। 3 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के याद रख लीजिएगा दिमाग में। एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी,
एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक। पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, क्या, एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाए तो उसे बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनिक। नॉर्मल सीड में क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक में यानी एक सीड में एक ही क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, तभी उससे एक ही प्लांट निकलता है। लेकिन कह रहे हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मोर देन वन एम्ब्रियो बन जाते हैं, और मोर देन वन एम्ब्रियो बन गए तो ऐसी घटना को हमने क्या बोल दिया, पॉलीएम्ब्रियोनिक। याद रखिएगा एग्जांपल चैप्टर्स और नहीं। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ वर्बली चीजें सीड्स के बारे में देख लें। अगर सीड्स के देखें तो 2 टाइप सीड्स के हमारे ये सीड के टाइप्स थे। फ्रूट, ट्रू था फर्टिलाइजर, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट था। अभी सीड के देखे हैं, कुछ सीड्स हमारे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होंगे, कुछ सीड्स हमारे एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं। ये है क्या, सिंपल सी चीज याद रखिए, जब किसी भी सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि सीड डेवलप कर रहा था, डेवलप करते समय मैंने बताया था एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। एंडोस्पर्म खत्म हो गया पूरा, उसने पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर डाला, तो ऐसे सीड को बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। और अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो बन जाएगा एंडोस्पर्मिक। देखिए कौन सी डिफिनेशन है, दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, दोनों कर सकते हैं। एल्ब्यूमिनस है तो एल्ब्यूमिनस करें, नहीं तो एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें रिटेन सम एंडोस्पर्म बच जाएगा वो हो जाएगा एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। तो सीड के भी 2 टाइप हो गए, फ्रूट के 2 टाइप थे, सीड के 2 टाइप हो गए, क्या, एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। 2 टाइप के नॉर्मल सीड। एग्जांपल देखिए, नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या है, पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स है। नॉन एल्ब्यूमिनस है, खत्म हो गया पूरा एंडोस्पर्म। देखिए कोकोनट है, सनफ्लावर है, एल्ब्यूमिनस सीड है, तभी तो हम लोग कोकोनट टेंडर पीते हैं, क्योंकि उसका एंडोस्पर्म क्या हो गया, बचा रहता है। वही एंडोस्पर्म कौन सा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म नाइट्रो को याद रखिए, पेड़ से निकलने के बावजूद उसका एंडोस्पर्म बचा है और हम लोग पीते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा एल्ब्यूमिनस सीड हो गया या एंडोस्पर्मिक सीड हो गया। फ्रेंड्स आज की कहानी यहीं तक मेरी जुबानी। आज हमने इस चैप्टर का डीम्ड किया है। मैं सबसे पहले तो बात आपसे ये कहूंगा कि मेरी इस क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद प्रीवियस वीडियोस जरूर देखते रहें, आपको तभी चीजें नई समझ में आएंगी। और मेरे नेक्स्ट लेक्चर के पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करें, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर पे आएगा, अगर स्टार्टिंग पे आप रहेंगे तो चीजें बहुत बेहतर से समझ में आएंगी। जैसे कि मैंने आज के सारे इवेंट्स खत्म कर डाले, हमने एक कहानी चालू करी थी फ्लावर से, और आज हमने एक फ्रूट बना करके एक सीड बनाया और सीड को सोन किया, वो सीड फिर से बड़ा होगा, फिर से उसमें फ्लावर आएंगे और फिर से उसकी वही लाइफ साइकिल चालू हो जाएगी। स्टार्टिंग टू एंड हम प्री फर्टिलाइजेशन पे गए, फर्टिलाइजेशन पे गए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे गए, और इस तरीके से हमने चैप्टर को खत्म किया और हमारा खत्म हुआ आज का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर मिलेंगे अपने आरटी एकेडमी पर, फिर से मुलाकात होगी हमारी इस चैनल पे, और फिर से मैं आऊंगा आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू लेकर के एक नया टॉपिक, लेकर के एक नया लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।